हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये बात है 14 जुलाई 1789 की। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। तो ये सुबह 14 जुलाई 1789 की बात है। उस टाइम पर क्या हुआ था, एक रूमर फैल गया था, नागरिकों के बीच में एक अफवाह फैल गई थी कि क्या राजा ने आदेश दिया है क्या करने का, फायर करने का, सिटीजन पे ओपन फायर करने का आदेश दिया है। जब ऐसी अफवाह फैलती है पूरे टाउन के अंदर तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं। 7,000 मैन एंड वुमेन एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जन सेना बनाएंगे और उसके बाद में वो खुद गवर्नमेंट पे क्या करेंगे, जो उस टाइम की जो सरकार है उस पे क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन सर्च और अलार्म्स। अलार्म्स मतलब हथियारों की सर्च में। फाइनली वो आगे मार्च करते जाते हैं सिटी के ईस्टर्न पूर्व की तरफ, वो आगे बढ़ते हैं, राजा के किले की तरफ वो बढ़ते हैं। और वो किले के आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, इन द आर्म्ड फाइट डेट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टल वॉज किल्ड एंड प्रिजनर रिलीज। तो किले के जो बास्टल होते हैं, जो सेना होती है, उसको किल कर देते हैं, कमांडर को किल कर देते हैं और जो उस टाइम के जो कैदी थे उन्हें रिलीज कर दिया जाता। ऑल दो उस टाइम पर सिर्फ 7 कैदी थे, यट द बास्टल वॉज हेटेड बाय ऑल। तो जो किले थे वो सब द्वारा क्या किए जा रहे थे, हेटेड किए जा रहे थे। बिकॉज इट स्टूड, क्योंकि लोगों को ये मानना था वो कैसी शक्ति है, निराकुश शक्तियां है। दे फोर्ट्स वॉज डिमोलिस्ड एंड इट स्टोन फ्रेगमेंटेड। सारे किले तहस कर दिए गए थे, तहस नहस कर दिए गए थे। स्टोन fragmented were sold in the market to all those who wish to keep a story of the destruction। तो और जो भी स्टोन्स वगैरह वो निशानी की तौर पर रखे गए थे। द डे, उस दिन, दैट फॉलोड से मोर रोटिंग बोथ इन द पेरिस। उस दिन के बाद में हम देखते हैं पेरिस के अंदर और भी ज्यादा कंट्री साइड में हमें और दंगे देखने को मिलते हैं। रोटिंग मीन्स दंगे, हमें और दंगे देखने को मिलते हैं। पेरिस की अलग अलग कंट्री साइड में अलग अलग जगह हमें दंगे देखने को मिलते हैं। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, बहुत सारे लोग आंदोलन करते, प्रोटेस्ट करते अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जो खाने की चीजें, जो भी चीजें थी, उनका हाई प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं। हम जब ये सारी चीजें इतिहास में देखते हैं तो ये सारी चीजें तो बस थी, क्या थी, बिगनिंग थी। अगर हम पीछे जाकर देखें तो ये सारी चीजें क्या होती, बस अभी एक शुरुआत थी। थ्रू मोस्ट पीपल, तो अब के टाइम पर बहुत सारे लोगों को इस आउटकम का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का आउटकम हमें सामने देखने को मिलेगा। तो ये कैसे, हाउ एंड वाई दिस हैपन, ये कैसे और क्यों हुआ, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कैसे जनता, क्या क्या चीजें हुई उनके सामने, क्या क्या चीजें आई, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या क्या कमियां रह गई थी, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करेंगे लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के लेट, मतलब बाद की बात है, ये 18वीं शताब्दी के एंडिंग की। इन 1774 उस टाइम का राजा लुइस 16 ऑफ द ब्राउनवेन फैमिली ऑफ द किंग एसिड ऑफ द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। तो उनकी क्या थी, एसिड्स का मतलब होता है ताजपोशी। तो उस टाइम पर लुइस 16 क्या थे, फ्रांस के राजा थे। वो 20 साल के थे जब वो राजा बने थे। उन्होंने शादी कर दी ऑस्ट्रेलियन की प्रिंसेस मारिया एंटोनिटी के साथ। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड, जब वो किंग बने थे, जब वो राजगद्दी पे बैठे थे, मीन्स लुइस 16 जब राजगद्दी पर बैठे थे तो उन्हें इम्पेटी ट्रेजर मिला था। मतलब उस टाइम पर जो राज खजाना होता है वो क्या था, खाली था। लॉन्ग ईयर, क्योंकि बहुत टाइम से क्या आती जा रही थी, फाइनेंशियली वॉर होती जा रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, जिसकी वजह से जो फ्रांस जो थी फाइनेंशियली क्या हो गई थी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो गई थी। उसके बाद में एड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग हेल्प, और उसके बाद में लुइस 16 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करते इंडिपेंडेंसी के लिए, आजादी के लिए। जो उसके बाद में जो हम देखते हैं कि लुइस 16 के जो फ्रांस के ऊपर और ज्यादा क्या बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है।
बिलियंस लिबरस, लिबरस ये फ्रांस मुद्रा है, और ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है। मोर देन 2 बिलियन लिबरस उनके क्या हो जाते हैं, इस टाइम पर फ्रांस के पास क्या हो गया था, इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया था। सो फ्रांस गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, वो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर देती है टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसिव कॉस्ट, मेंटेन रखने के लिए, आर्मी के लिए, कोर्ट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ऑफिस, यूनिवर्सिटी वगैरह चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। यट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसाइड्स फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी बाय डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तो उस टाइम पर क्या था, अब गवर्नमेंट, हमने यहाँ तक देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमने अभी तक क्या देखा, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास जो ट्रेजर है, मतलब जो उनके पास खजाना है, राष्ट्रीय खजाना है, वो इतना है नहीं। अब ये सारी चीजें टैक्स से ही पूरा होगा, टैक्स इंक्रीज कर देती है। उस टाइम पर क्या था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, 3 उसमें बटी हुई थी। तो जो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, और जो तीसरे स्टेट के जो मेंबर थे, सिर्फ वो ही टैक्सेस पे करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर हम, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 3 उसमें बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। सिर्फ जो थर्ड स्टेट थी उसको ही टैक्स देने का वो था कि सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स देगी। The society of the state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of the French 1789. तो उस टाइम पर जो सोसाइटी थी स्टेट की, ये फेडरल सिस्टम हमारा चलता आ रहा था फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। तो उस टाइम पर हमारी सोसाइटी किस उसमें बटी हुई थी, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में, फर्स्ट क्लिजरी, सेकंड नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में थे हमारे बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर और हमारे लॉयर, ये सारे थर्ड स्टेट में थे। इसके साथ साथ में पीजेंट, आर्टिसन भी इसी में ही आते थे, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, हमारे ये सभी जो थे, ये सभी हमारे किसके अंदर आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक हम, तो हमारे हाउ द सिस्टम, कैसे ये सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ था। तो 90% जो पॉपुलेशन थी, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन। तो उस टाइम पर फ्रांस के अंदर 90% जो पॉपुलेशन थी, उनमें से स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ही क्या करते थे, उनके पास लैंड थे। ठीक है, बहुत कम लोगों के पास ही क्या थे, लैंड थे। ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ओन, इनके पास खुद की जमीनें थे। 60% जो थे नोबल्स थे, चर्च एंड द रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, जो पहले 2 स्टेट के जो मेंबर थे, जैसे कि क्लिजरी, नोबेलिटी, ये इंजॉय करते थे। मतलब इंजॉय करने का मतलब इन्हें बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे। प्रिविलेजेस मतलब जन्म से ही इनको कुछ सुविधाएं मिल रही थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हें टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट ही क्या करती थी, टैक्सेस को पे किया करती थी। द नोबल फर्दर इंजॉय, उसके बाद में जो नोबल हुआ करते थे वो भी, उन्हें भी कुछ प्रिविलेजेस मिला करते थे, वो भी इंजॉय किया करते थे। पीजेंट वर ओब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, और जो पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, इन्हें ही सारे टैक्स वगैरह देने पड़ते थे। सामने एक नई चीज आती है, वो होती है तिथिस। अब ये तिथिस क्या होता है, तिथिस जो होता है ना, ये पीजेंट है ना, ये टैक्स दिया करते थे चर्च को। चर्च को टैक्स का मतलब है ये अपनी द चर्च टू एक्सक्रेट द, अब ये अपना शेयर दिया करते थे, टैक्सेस के रूप में दिया करते थे चर्च को, थिथीस को, पीजेंट्स और एंड फाइनेंशियली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के सारे मेंबर दिया करते थे थिथीस चर्च को, जिसके अंदर टैक्स पे किया जाता है, इंक्लूडिंग टैक्स भी बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जिसके अंदर 10% अपने उसका इन्हें देना पड़ता था चर्च को। तो जो भी बर्डन था, जो भी फाइनेंशियली एक्टिविटी अब तक हमने देखी है, वो सारी चीजें कौन किया करता था, थर्ड स्टेट के ऊपर डाली हुई थी। सारे टैक्स वगैरह जब भी इंक्रीज होते थे तो कौन उनको पे किया करता था, थर्ड स्टेट।